हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम बबलू जांगीड़ है। मैं पिछले 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चैनल का नाम है इन्फिनिटी क्लास। और इस चैनल में जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम एक टॉपिक को, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे फिर वो 12th क्लास हो, थ्रू आउट पूरी फिजिक्स के अंदर एक एक टॉपिक पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स जो इन एग्जामिनेशन में आते हैं। जनरली हम यहाँ पर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स इन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट मिले, इसके लिए हम एक टेक्निक यहाँ पे लेके आए हैं। और वो हमारा आप लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत कम टाइम में बेस्ट कर जाओ। ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो हम जो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, 1 बाय 1 मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि वीडियो डिस्कशन जब हम देंगे आपको, तो उस केस में आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें, और हमें ये बताएं कि आपको किस टॉपिक में कितनी प्रॉब्लम है। उस टॉपिक से भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हम आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इसलिए इस लॉकडाउन के चलते जो भी माइंड में नेगेटिव साइकिल चल रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, उसको दूर करने के लिए आप लोगों के पास ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और इस टाइम को और भी बेहतर बनाया जा सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये आपके लिए ही है। और इसके लिए हम आपको वो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। तो हमारा जो मोटिव रहेगा, कुल मिला के हम कहेंगे कि हम आपको 360 डिग्री गाइडेंस पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आपकी इसी चैनल पे इन्फिनिटी क्लासेज के नाम से इसी चैनल पे आपको मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपको कॉम्बो प्लान में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कहीं भी दूसरे चैनल या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वो सारी जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे फिर फिज़िक्स के हों, उन सभी टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप हमारा साथ दें और हमारे चैनल से जुड़ें, जो कि आपके लिए, आपके ड्रीम के लिए, आपके विजन के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। इसलिए लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन के टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप वीडियो देखें और हमें ज़रूर लिख के भेजें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनको भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। हम वो भरसक कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है 12th का टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम स्टडी करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं लिखूंगा वो आप नोटबुक में चाहे तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। तो आप जैसा भी उचित समझे वैसे आप कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, पहला हम 12th क्लास का पोर्शन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत की। कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों लैंग्वेज में हम इसको करने वाले हैं, तो आपको ये घबराने की भी जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में ही चलेगा, हिंदी में भी ये चलेगा। स्थिर विद्युत की। अच्छा देखो, ये क्या होता है, अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम आवेश से रिलेटेड बात करते हैं, हिंदी में आवेश बोलते हैं, और ये हो गया चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है कि हम ऐसे चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं जो किस में है, विराम में है, इसका मतलब रेस्ट में है। ठीक है, यानी हम ये जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें केवल और केवल इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो चार्जेस होंगे हमारे वो रेस्ट में होंगे, मींस स्टैटिक होंगे। ठीक है, तो उनसे ही तो हम, ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में बस इतना ही है कि ऐसे चार्जेस के बारे में हम स्टडी करें जो कि किस में रहे, रेस्ट में रहे।
इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चार्ज। तो चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। चार्ज, देखो चार्ज जो होता है बेसिकली वो किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो किसी भी मैटर से एसोसिएटेड होती है जो केवल किस बात को शो करती है, यानी वो मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन इफेक्ट को शो करती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करेगी, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करेगी, और साथ ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी शो करती है। तो चार्जेज जो होते हैं बेसिकली ये क्या होती है, इट इज़ द, मैं एक इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी associated with the matter which produces electric effect and magnetic effect। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये है चार्ज। तो चार्ज जो होता है बेसिकली वो क्या करता है कि वो किसी भी मैटर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जिसमें वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमें जो है आगे चल के उन चीज़ों पे लेना है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अब हम ना चार्ज के बारे में, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो हम जो है इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज की, देखो क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी सिल्क क्लॉथ को और ग्लास रोड के साथ रब किया, जब आप उसको रब करते हो तो सिल्क क्लॉथ की प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास ले लेता है। ठीक है, कहाँ से लेता है? ग्लास रोड से। तो ग्लास रोड जो है कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। किसको कर देता है? सिल्क क्लॉथ को। तो उस सिल्क क्लॉथ पे कैसे चार्जेज आ जाते हैं? नेगेटिव चार्जेज। और ग्लास रोड पे आपके पॉजिटिव चार्जेज होते हैं। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चार्ज जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें कि भी पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस यानी लाइक चार्जेस जो होते हैं इनको लाइक चार्जेस बोलेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इनको हम क्या कहेंगे? लाइक चार्जेस कहेंगे। तो लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता भी है क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पता है आप लोगों को। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि चार्ज जो होता है, ठीक है, चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर कंजर्व रहना चाहिए। ये अच्छी बात है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है, तो क्या ऐसा मास में पॉसिबल है? नहीं है। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी में कंजर्व रह सकता है बट मास नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी मास कंजर्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुछ जो है एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में है, बताया था आइंस्टाइन ने कि E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। तो कुछ मास जो होता है वो उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मास कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, पूछा भी जाए तो आपसे ये याद रखना। दूसरा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इसका मतलब इनिशियल चार्ज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? हमेशा फाइनल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। अगर किसी भी बॉडी में कोई आइसोलेटेड बॉडी है और उसमें से चार्ज आप कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, तो इनिशियल किसी भी मेथड से निकाल रहे हो तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, चार्ज जो होता है, ठीक है, चार्ज हमेशा मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, पर मास जो है उल्टा अगर हम इसका बोले, यूँ कहें कि भी किसी बॉडी के अंदर मास हो तो क्या जरूरी है उसमें चार्ज हो? ऐसा बिल्कुल फैक्ट नहीं है। ठीक है, कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो इसका मतलब उस बॉडी में क्या है? मास है। बट किसी बॉडी में मास है
तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें चार्ज है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसकी प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझो, क्वांटा जो होता है, क्वांटा को हम बोल सकते हैं, क्वांटा जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि क्वांटा का मतलब होता है स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की वो छोटी से छोटी यूनिट क्या हो सकती है, वो छोटी से छोटी यूनिट चार्ज की हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसलिए चार्ज हमेशा जो होता है ना वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका मतलब चार्ज हमेशा अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में होता है। यानी अगर हम बोलें कि किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं +-NE। इसका मतलब है चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ठीक है, ओके। तो अब हम जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी हम लेते हैं। इसमें मैं 1 बाय 1 एक बार वैसे ही बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल लेंगे, इन पे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की भी बात करेंगे। चार्ज के बारे में अगर बात करें, मान लो कि कोई कंडक्टर है, आपके पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर को अगर आपने कोई चार्ज सप्लाई कर दिया, मान लो कि आपने कुछ चार्ज उसको सप्लाई कर दिया, तो कंडक्टर को जितना भी चार्ज दोगे ना आप, तो वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली मतलब फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स चार्ज आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द सरफेस। ये बात आपको याद रखनी है, ओवर द सरफेस। क्वेश्चन बन सकता है ओवर द सरफेस, ऐसा क्यों है, इसका रीजन पूछा जा सकता है। रीजन क्या हो सकता है कि मान लो कि मेरे पास एक स्पेयर है, ठीक है, और मैंने उसको चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, ठीक है, किसी भी मेथड से दिया होगा, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने चार्ज दिया तो वो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस पे चार्जेज आ जाएगा। अब सोचो कि ये चार्ज जो है ये इसके सरफेस पे ही क्यों आता है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके सरफेस पे क्यों आता है, क्यों नहीं आता, क्यों आता है, क्योंकि भाई अगर लाइक चार्जेज हैं, मान लो सेम टाइप ऑफ चार्जेज आप दे रहे हो उसको, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आपको इसको प्रोवाइड करा रहे हो तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है कि नहीं, और रिपल्सन होगा तो ये चार्ज अपने एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। कहाँ तक जा सकते हैं, चार्ज दे रहे हो आप तो वो चार्ज इसके सरफेस तक ही जा सकते हैं, है कि नहीं। और इसलिए वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर सके। कोई भी चीज़ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए ही ऐसा किया जा सकता है। ओके, तो एक बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात ये है कि अगर आप मान लो, इसी केस में लेता हूँ, अगर आपके पास मान लो इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर को आप चार्ज देते, तो इंसुलेटर को दिया गया चार्ज जो है ना थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो कहाँ जाएगा, मैं केवल यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम के अंदर। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है सरफेस और वॉल्यूम के केस में, ठीक है। इंसुलेटर को दिया गया चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा, उसके वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आगे हम इसकी बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, उन पे भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 5th प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी हम लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि इन पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट है अपना कि सपोज मान लो कि ऐसा है, एक टेबल मैं बनाता हूँ, आप भी ऐसा ही बना लें। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्टेट रखते हैं, चार्ज की स्टेट, यानी चार्ज अपनी कौन सी स्टेट में रह सकता है। सबसे पहले अगर अपना चार्ज v = 0, इसका मतलब अगर वो विराम में है, रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में है तो कौन कौन से इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो, चार्ज अगर मान लो रेस्ट में है, रेस्ट में अगर कोई चार्ज है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही शो करता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, किस किस को शो नहीं करता, ना तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो करता है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, और उसमें ऑप्शन आपको दे दिए जाए कि बी विच शोज द प्रोड्यूसेस, ठीक है ना,
कौन कौन से इफेक्ट को, तो उसमें 3 ऑप्शन तो ये हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ये देखो, अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और dv/dt करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या देगा वो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। क्या नहीं शो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो नहीं करेगा। तीसरा, अगर मान लो चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। अगर चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो शो करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये हमारी पूरी फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है। जो आप 12th क्लास की पूरी फिजिक्स पढ़ते हो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और इनके बारे में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सब आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम रेस्ट कंडीशन वाली चीज़ें पढ़ते हैं चार्ज से। और जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन जब होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो सारे इस पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है तो किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। यही आपका चैप्टर हो जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसी के अंदर आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम ये देखते हैं कि मान लो कि आपने मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, किसी भी चीज़ में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकती है, उल्टा चलेंगे। ठीक है, जब हम उल्टा चलते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा कि भाई जैसे कोई मैग्नेट लेके आओगे कॉइल के पास, तो वो सारे फिनोमिनन हम जो है 10th क्लास में कुछ तो हमने पढ़ा है और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 by 1। तो वो आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ प्रॉपर्टी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और उनकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस, उनकी वजह से चार्ज जो है वो करंट जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो साइकिल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। वहाँ से हम AC का चैप्टर पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और लास्ट में जब हमारा चार्ज जब एक्सेलरेट हो जाता है, जैसे कि आपको भी एक्सेलरेट होना है, तो उस केस में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये दीज आर द चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू द पार्ट फिजिक्स 1। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के चैप्टर। तो हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट में, जो चार्ज है वो केवल और केवल फर्स्ट पार्ट का काम है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएंगी तो लाइट भी आ जाएगी, क्योंकि वो लाइट से ही रिलेटेड होता है। तो उनको हम इंट्रोडक्शन में लेंगे, उसके बाद उनके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। चलो, तो ये देखो, इनसे ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है इस पर बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अगला। कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, 7th प्रॉपर्टी होगी। 7th प्रॉपर्टी याद रखें आप नोट्स भी लिखें। 7th प्रॉपर्टी ये है किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसमें चार्ज हमेशा इनवेरिएंट फॉर्म में रहता है। इनवेरिएंट फॉर्म का क्या मतलब है, इनवेरिएंट फॉर्म का मतलब है इसकी जो फॉर्म है वो कभी भी मतलब वेरी करे। अगर मान लो कि कोई बॉडी के अंदर चार्ज है और रेस्ट में आपने चार्ज देख लिया उस पर कितना है, सपोज करो कि V = 0 पे चार्ज Q है और फिर आपने उसको मोशन में लिया, तो अगर वो चार्ज मोशन में आएगा, ठीक है, तो मोशन में होने के बाद भी चार्ज तो उतना ही रहेगा। यानी चार्ज जो है वो कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जा सकता है कि क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है, नहीं। ये आइंस्टाइन के जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस में भी एक इक्वेशन दी गई थी, उसको मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, m = m0 √1 - v²/c²। ठीक है, इससे भी हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि मास से क्या रिलेटेड है। तो देखो, चार्ज अगर मान लो रेस्ट में जितना रहेगा ना उतना ही किस में रहेगा, मोशन में। तो हम लिख सकते हैं जितना चार्ज रेस्ट में रहेगा उतना ही किस में रहेगा, आपका मोशन में रहेगा। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मीन्स कभी भी नहीं बदलता अगर उसको मोशन में भी ला देते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद ये तो है हमारे पास चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो देखो एक चीज़ और है, इम्पोर्टेंट लाइन है
कि मान लो कि ऐसा एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, सपोज करो कि मान लो कि कोई बॉडी है आपके पास, ये कोई बॉडी है, ठीक है, और आप उसको चार्ज जो है वहाँ पे दे रहे हो। कैसा चार्ज दे रहे हो? नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, किसी भी मेथड से दे रहे हो। तो अगर इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो मास इसका क्या होगा? क्या मास कम होगा? पहला ऑप्शन में अगर ले लूँ, मास घटेगा, मास बढ़ेगा, या फिर मास वही रहेगा, ठीक है, रिमेन सेम, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो क्या आएगा कि अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बढ़ रहे हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पे मास बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसका ओवरऑल है मास इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन दोगे तो मास भी जा ही रहा है उसके साथ, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उसका मास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ओके स्टूडेंट, ये अपने पास एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उन पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यानी इनमें से कौन सा चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है 1.6 इंटू, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो ऐसा है ही नहीं कि पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी Q इज इक्वल टू +-n इंटू ई होता है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ तो पहले ऑप्शन में मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि पावर ये आ जाए, यानी 10⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 10⁻4 आ जाएगी। इसका मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर ले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो फिर कौन सा है? ये वाला ऑप्शन। ये कैसे करेक्ट है? क्योंकि अगर हम लिखते हैं इसको, ऐसा लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो इसका मतलब क्या है कि ये पावर ऊपर जाएगी। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या इसको E/10 लिख सकता हूँ? यस और नो? और ये बात हमेशा अपने यू शुड कीप इन योर माइंड कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा राइट है? डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो देखना है। ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अगेन हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई। देखना आप, हमें बोला गया कि 1 कूलम चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो N इंटू ई पे चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो N की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितना आएगा? 1.6, 1 डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने के बाद जो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखो कितने इजीली ये सोल्व हो जाते हैं, 10-10 सेकेंड भी नहीं लगती है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, -Q चार्ज इज गिवन टू द सॉप बबल देन इट्स रेडियस। मतलब अगर किसी भी साबुन के बुलबुले को अगर आप -Q चार्ज देते हैं तो उस केस में उसकी त्रिज्या जो होती है, उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन में इंक्रीज दिया हुआ, ये मैंने जो एरो का सिंबल बनाया इसका मतलब इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, ठीक है। तो अगर आपने -Q चार्ज दिया है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को, मैंने बताया था आपको, जब भी किसी बॉडी को आप -Q चार्ज यानी कुछ चार्ज सप्लाई करते हैं नेगेटिव में, तो क्या होता है? ओवरऑल उसका मास जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो मास इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब मास इंक्रीज हो जाएगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो देन रेडियस भी बढ़ेगी। तो विच ऑप्शन इज राइट? ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें दिया गया है वो भी देख लें। देखो ये सारे क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बस आपको समझना है। आप खुद भी पॉज करके इनको सॉल्व करके देख लें और अपने ऑप्शंस को मिला लें और खुद को जज कर लें कि आप कितना बेस्ट कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्पेयर्स A एंड B हैविंग चार्ज -Q एंड +Q, ठीक है। दो हमारे पास स्पेयर हैं जिनको -Q और +Q चार्ज दिया गया है।
व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन मासेज, उनके मासेज के साथ क्या रिलेशन बनेगा, यानी दो गोले ए तथा बी जिन पर आवेश -q और +q है, तो आपको बताना है उनके द्रव्यमानों के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अच्छा, हमने ये पढ़ा था अगर आप किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज सप्लाई करते हो तो आपको क्या पढ़ा अभी, आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हम उसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, किसी चीज़ में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो क्या होगा, मास इंक्रीज होगा। और +q चार्ज देने पर क्या होगा, कहीं ना कहीं उससे क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे और यहाँ निकल जाएंगे। तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन देखो बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि इसका मास तो क्या होना चाहिए, दूसरे वाले गोले का कम होना चाहिए, ये नहीं है सही, बट ये वाला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन पे जाते हैं, इक्वल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़े थे। तो इसी तरीके से हमारी स्टडी स्टार्ट रहेगी। हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उन पे आपको 4-5 या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर बेस्ड, अभी तो शुरुआत है, उसके बाद आपको बहुत सारे